गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम जो टॉपिक कर रहे थे महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हमने इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या देख लिया कि सबसे पहले जो सैद्धांतिक रूप से इस बारे में बात की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वैगनर के द्वारा की गई थी। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा के बारे में क्या बताया? सिंपल सी एक बात बताई कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद वर्तमान में जो आपको ये महाद्वीप दिख रहे हैं वो एक संयुक्त महाद्वीप के रूप में थे, जिसको पेंजिया नाम दिया गया। और उस पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर फैला हुआ था जिसको नाम दिया गया पैंथालासा। सिंपल सी बात की। फिर उन्होंने क्या बताया कि इस पेंजिया में क्रमिक विखंडन और विस्थापन से क्या होगा, आपके वर्तमान के जो महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं उनका निर्माण होगा। किस तरह से पहले अंगारा लैंड, फिर गोंडवाना लैंड, फिर उनमें क्रमिक विखंडन विस्थापन होगा, वो सारी बातें हमने पूर्व के जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने कर ली है। और फिर उन्होंने इस बारे में कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। हालांकि उन्होंने कई सारे साक्ष्यों का जिक्र किया, लेकिन हमने केवल उन्हीं साक्ष्यों की चर्चा की जो काफ़ी हद तक वैज्ञानिक आधारों पर स्वीकार्य भी है और जिनको मान्यता भी मिली हुई है। वो 6-7 जो थे उनकी हमने चर्चा कर ली। होपफुली आपको आराम से समझ में भी आ गए होंगे। उसको एक दो बार आप सुनिएगा, समझिएगा, समझना जरूर उस चीज़ को, ठीक है ना। समझोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर मैंने पहले भी कहा था कि ये जो महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा है, वैगनर ने तो केवल शुरुआती काम किया, उसके बाद कई वैज्ञानिकों द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया। जिस क्रम में हमने क्या देखा था, होम्स ने अपने एक सहवन ऊर्जा तरंग सिद्धांत के आधार पर उसको समझाएंगे। उसके पश्चात आपके सागर नितल प्रसरण की अवधारणा आएगी, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी। तो ये क्रम चलता रहेगा। तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे होम्स का सहवन ऊर्जा तरंग सिद्धांत। वैसे एग्जाम में आपको इस तरह से नाम लेकर के कभी नहीं पूछेंगे होम्स का सहवन ऊर्जा तरंग सिद्धांत। अगर पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि होम्स ने भी महाद्वीपीय विस्थापन को समझाने का प्रयास किया अपने आधार पर, या उनको जो जैसा लग रहा था कि उनको ये तो पता चल गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना। इसमें किसी भी, चाहे होम्स हो, चाहे सागर नितल प्रसरण की अवधारणा दी जा रही हो, या प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें, इस अवधारणा को आप झुठला नहीं सकते। ये अवधारणा तो वैलिड है, लेकिन किस प्रकार से ये हुआ है, सब ने अपने अपने आधारों पर उसको समझाने का प्रयास किया। तो हम होम्स को देखते हैं। मैंने ये डायग्राम बनाया है। आप पहले एक बार इस डायग्राम की तरफ ना देखिए, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। जब मैं कहूँ, आप लेक्चर सुन रहे हो, जब मैं कहूँ तब डायग्राम को सीधा सा तरीका होगा, आराम से इसको वीडियो को पॉज कीजिए, एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको कॉपी में बनाइए। पहले लेक्चर को सुनते वक्त जब मैं आपको कहूँ डायग्राम को स्क्रीनशॉट लेने का, तो स्क्रीनशॉट लेकर के रुकना नहीं है। जो रजिस्टर और पेन आपके पास है, जैसे स्क्रीनशॉट लिया या वीडियो को पॉज, जो भी आपको करना हो, उस डायग्राम को पूरा हाथ से बनाइए, बना करके इसको देखिए। उसके बाद वापस वीडियो को आप ऑन कीजिए, पॉज को हटाइए और फिर सुनना स्टार्ट कीजिए। तब आपको रियल मजा आएगा। हमेशा की तरह वही क्लासरूम का अनुभव आपको तभी होगा जब मैं जो इंस्ट्रक्शन आपको कह रहा हूँ उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, तभी आपको मजा आएगा। अदरवाइज लेक्चर तो आप सुन लोगे लेकिन वो मजा नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को तो आप मत देखो, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनिए। तो होम्स ने इस अवधारणा को किस प्रकार बताया, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा की थी, सतह से लेकर के केंद्र तक कौन कौन से एरिया थे, जिनमें मुख्य रूप से 3 परतें हमने देखी थी, एक भूपटल, एक मेंटल और एक कोर। फिर उनको आगे भी खूब विभाजित किया था। पूरा डिटेल हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपके एक क्षेत्र आया था 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, जिस पर मैंने स्पेशल एम्फेसाइज भी किया था कि आगे खूब काम आने वाला आपके। तो इस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया था? इस क्षेत्र को हमने नाम दिया था LVZ, लो वेलोसिटी जोन या प्लास्टिक दुर्बलता मंडल। यहाँ पर शायद मैंने लिखा नहीं है तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, प्लास्टिक दुर्बलता मंडल। LVZ में यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लेना, लो वेलोसिटी जोन या प्लास्टिक दुर्बलता मंडल। तो इस क्षेत्र की क्या खासियत थी? एक तो यह क्षेत्र किस अवस्था में था? अर्ध तरल अवस्था में था। ये क्या था? अर्ध तरल अवस्था में था। क्यों था वो सब आपको पता है, PS वेव की गति के आधार पर। दूसरा, हमने वहाँ ये बात की थी कि एक तरह का हॉट जोन है, गर्म क्षेत्र है। ये अर्ध तरल में हो ही क्यों? क्योंकि नीचे चलते 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 आपको पता है प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म मतलब तापमान बढ़ जाएगा, जिस वजह से चट्टानें पिघल जाएगी। तो एक तरह से क्या है, गर्म क्षेत्र है और यहाँ पर पिघली हुई चट्टान है। और फिर मैंने वहाँ आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी में लावा जो मिल रहा है आपको, मैग्मा ही तो ऊपर आके लावा बन रहा है, तो उसका जो स्रोत है वो भी क्या है, यहीं पर है। यहाँ पर पिघली हुई चट्टान है, वही तो ऊपर जाएगी लावा के रूप में और आपको ज्वालामुखी उद्गार के रूप में वो चीज़ दिखाई देगी। तो ये क्षेत्र उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अर्ध तरल है, लावा है या मैग्मा का उद्गार का स्रोत भी है। दूसरा, मैंने आपको वहाँ ये भी बताया था कि यहाँ से क्या होता है, ऊपर की तरफ कुछ तापीय ऊर्जा तरंगे, गर्म क्षेत्र है तो उससे कुछ तापीय ऊर्जा तरंगे, थर्मल वेव्स निकलती है, थर्मल एनर्जी वेव्स,
ठीक है। तो होम्स ने बेसिकली इन्हीं ऊर्जा तरंगों के आधार पर इसको समझाने का प्रयास किया। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इस क्षेत्र में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। एक तो गर्म क्षेत्र है, अर्ध तरल क्षेत्र है, लावा मैग्मा उद्गार के स्रोत भी यही है, और दूसरा यहाँ से ताप ऊर्जा तरंगे उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो होम्स ने क्या बताया, हाँ एक मिनट और एक चीज़ ये भी बताया कि जब 100 किलोमीटर से ऊपर का जो क्षेत्र है, जीरो सतह से लेकर के 100 किलोमीटर तक, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, एक तो आपका पूरा का पूरा भूपटल जो 33 किलोमीटर तक है, और ऊपरी मेंटल का कुछ भाग। ये पूरा कैसा है, ठोस है। ये कैसा है, इसके ऊपर वाला भाग ठोस। तो होम्स ने बताया कि जब इस क्षेत्र से उत्पन्न ताप ऊर्जा तरंगे ऊपर की ओर गति करेगी, अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना। अब जो मैं बता रहा हूँ होम्स ने किस तरह से बताया, इसको आप देखिए। उन्होंने ये बताया कि जब ये तरंगे ऊपर की ओर चलेगी और इसके क्षेत्र में, क्योंकि ये तो हम पहले कह चुके हैं, पेंजिया तो है ही, पेंजिया को तो इन्होंने भी माना, उन्होंने भी माना कि प्रारंभ में तो क्या थे, आरंभिक समय में तो वो संयुक्त रूप में थे। अब वो विखंडन कैसे हुए उसको अलग अलग आधार पर समझा रहे हैं। होम्स ने कैसे समझाया कि जब इस प्रकार की स्थिति थी, मैंने एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाया इस प्रकार की स्थिति थी, और जब इस क्षेत्र से आपके तापीय ऊर्जा तरंगे चलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक ठोस भाग आएगा, तो अवरोध उत्पन्न होगा, एक तरह का अवरोध। तो क्या होगा, संपीड़न लगेगा या तनाव बल लगेगा, दाब लगेगा, और जब दाब लगेगा और दाब इतना बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें विखंडन हो जाएगा। तो अगला जो डायग्राम है उसको देखो आप, जैसे ये दाब लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से विखंडन हो जाएगा। और इस तरह का जब विखंडन होगा तो बीच में जो क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें पेनथालासा का जल प्रवेश कर जाएगा, जिससे तैतीस सागर की उत्पत्ति हुई होगी, और इधर वाले भाग को अंगारा लैंड और उधर वाले भाग को गोंडवाना लैंड। एक सिंबॉलिक डायग्राम है। तो जहां हमने वहां भी वही बात की थी, इस तरह से अलग हुए थे और बीच में 33 सागर, तो यहाँ भी यही है। यहाँ पर इन्होंने इसको किस आधार पर समझाया है, तापीय ऊर्जा तरंगों के आधार पर, अपसार यानी जो कन्वर्ज फैला देती है। तो ये डायग्राम मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बस ये सिंपल सा इतना ही बताया था इन्होंने कि ये स्थिति है। फिर उन्होंने क्या बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इस तरह से बन गए। फिर इतना ही नहीं, ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, ये भी आगे क्या रहेंगे, इन तापीय ऊर्जा तरंगों या विशेषकर जो अपसारी तापीय ऊर्जा तरंगे उनके प्रभाव में रहेंगे, जिससे आगे इनमें भी क्रमिक रूप से विखंडन और विस्थापन होगा। और वर्तमान में जो आप महाद्वीप देख रहे हो, उनकी उत्पत्ति को इसी आधार पर होम्स के द्वारा समझाया गया। बिल्कुल बेसिक चीज थी, लाइन क्या याद रखनी, बस ये तापीय ऊर्जा तरंगे, और ये क्यों हो रही है उसका आइडिया आपको कहां से मिल गया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। आपको मतलब जब होम्स इसकी व्याख्या कर रहे थे तो उनको भी इस बारे में जानकारी थी, तो उन्होंने इस आधार पर इसको समझाया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। मैं एक बार वापस थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बोल देता हूं। होम्स ने अपने सहवन ऊर्जा तरंग सिद्धांत के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सभी महाद्वीप एक संयुक्त रूप में थे, जिसको पेंजिया का नाम दिया गया, जिसके चारों तरफ वृहत महासागर था, जिसे पेंथालासा का नाम दिया गया। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो प्लास्टिक दुर्बलता मंडल का क्षेत्र है, जो अर्ध तरल अवस्था में है, वहां से उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण इस पेंजिया में तनाव बल लगा, जिसके कारण से उसका पहले उत्तर और दक्षिण की ओर विखंडन हुआ, जिसको क्रमशः अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नाम दिया गया, तथा इनके मध्य के क्षेत्र में पेंथालासा के जल के प्रवेश करने से 33 सागर की उत्पत्ति हुई। फिर इतना ही नहीं, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी आगे अपसारी तापीय ऊर्जा तरंगों के प्रभाव में और विखंडित और विस्थापित होते गए, जिससे वर्तमान के महाद्वीपों की उत्पत्ति को इनके द्वारा समझाया गया। तो ये तो महाद्वीपों को समझा दिया। अब आप महासागरों की उत्पत्ति को कैसे समझोगे, तो होम्स ने क्या कहा, होम्स ने देखो क्या कहा कि जब इस हॉट जोन से ये मैग्मा निकल रहा है, आपका ये मैग्मा निकल रहा है, और जब इस प्रकार का विखंडन होगा आपके, तो जो दरार उत्पन्न हो रही है, उस दरार में क्या होगा, ये मैग्मा जाएगा और जाकर के क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। पहले तो ये गर्म होगा, फैल जाएगा, गर्म चीज होगी तो फैलेगी। आप मान के चलो कोई भी गर्म चीज होगी, आप देखो कभी ज्वालामुखी को आप वीडियो में देखना, वो किस तरह से निकलता है, किस तरह से लावा फैल जाता है। हालांकि ज्वालामुखी डिटेल टॉपिक है, जिसे हमें पढ़ना है, वहां पर आपको ये सारी चीजें बताई जाएगी, A to Z चीज ज्वालामुखी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप एक सामान्य सोच के आधार पर आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये मैग्मा ऊपर जाकर के इनके बीच में जो दरार उत्पन्न हुई है एक तरह से, ठीक है ना, जो जगह बनी है उस जगह में जाकर के फैल जाएगा। गर्म है तो फैल जाएगा, और बाद में जब ठंडा होकर के जम जाएगा तो एक तरह से क्या बन जाएगी, परत बन जाएगी। आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है वो भी तो क्या है, इसी प्रकार से निर्मित हुआ है। वर्ल्ड में ऐसे बहुत से स्थान है जो इसी प्रकार से निर्मित हुए हैं। तो वो जमेगी, और इस क्षेत्र में आपके मुख्य रूप से कौन सा भाग है, ये सीमा वाला भाग है, बेसाल्ट युक्त चट्टानें आपको मिलेगी। तो जब ये लावा यहाँ जाकर के फैल करके जम जाएगा तो बेसाल्ट युक्त एक तरह से सतह का निर्माण हो जाएगा, और इस सतह पर जब इस पेंथालासा के जल का प्रवेश होगा तो आप वर्तमान के सागरों और महासागरों की उत्पत्ति को समझा सकते हो।
तो आप इस चीज दोनों समझ गए। महाद्वीपों के लिए आपने इस तरह से समझ लिया, और महासागरों के लिए आपने मैग्मा के आधार पर वो निकलेगा, दरार में जाकर के इकट्ठा होगा, फिर फैल जाएगा, ठंडा होने पर ठोस होकर जम जाएगा, जिससे बेसाल्ट युक्त एक सतह का निर्माण होगा। और वो बेसाल्ट युक्त सतह क्या है? महासागरीय नित्तल है, ओशियनिक फ्लोर है। और हमें पता भी है जो महासागर की नित्तल है वो कैसी है, वहां पर बेसाल्टिक चट्टान है। हमने शुरुआत में ही चर्चा कर ली थी जब हमने भूपटल पढ़ा था महाद्वीपीय और महासागरीय, तो वहां मैंने बताया था आपको जो महासागरीय भूपटल है वो मुख्य रूप से बेसाल्ट युक्त है। किनारे जो है, तट के कुछ भाग है वो केवल ग्रेनाइट चट्टान है, अदरवाइज जो आप नित्तल में जाओगे तो सारा का सारा कैसा भाग है? बेसाल्ट युक्त है। तो उन्होंने इस तरह से बताया। तो ये 33 सागर भी इस तरह से बन जाएगा। फिर आगे और विखंडन होगा तो और वो मैग्मा जाएगा और जमेगा, और वहां पर क्या होगा? पैंथालासा के जल के प्रवेश करने से वर्तमान के सागरों और महासागरों की उत्पत्ति को आप समझा सकते हो। तो इस तरह से आपको होम्स का सौर ऊर्जा तरंग सिद्धांत महाद्वीप विस्थापन की अवधारणा को समझाता है। तो आप आराम से इसको सुनिए, डायग्राम को बनाइए, और जो मैंने बोला है उसको समझते हुए अपनी भाषा में नोट कीजिए। हर लेक्चर में बताऊं, एक बार पुनः कह रहा हूं कि लिखने की शैली आपको खुद को ही डेवलप करनी पड़ेगी। एज इट इज लिखा हुआ या किसी भी बुक से या किसी भी नोट से पढ़ करके अगर आप उसको केवल वैसे याद करके जा रहे हो तो निश्चित रूप से वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। आपको अपनी लिखने की कला, और वो कैसे डेवलप होगी? आप सुनोगे इसको, अगर आपने समझा है ढंग से तब आप निश्चित रूप से अपनी भाषा में इसका आंसर लिख पाओगे। और आंसर हमेशा यूनिक होता है। किसी भी आंसर को, चाहे मैं लिखूं चाहे आप लिखो, उसको पूर्णतः आप सत्य नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा वो परफेक्ट है, आपने लिखा वो परफेक्ट नहीं है। अपने आप ये स्किल डेवलप होगी आपकी बार बार करने से। और आपके आंसर में जो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें कॉन्सेप्ट मेन क्या है? इन तापीय ऊर्जा तरंगों को आपको जिक्र करना है, तनाव बल को बताना है, और फिर महासागर नित्तल के संदर्भ में इस मैग्मा के उद्गार को बताते हुए ठोस बेसाल्ट युक्त चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया को बताना है। अब उस बताने की प्रक्रिया को आप किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, लेकिन वो सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। अगर वो आ रही है तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। और डायग्राम हमने बनाया एक सिंबॉलिक, तो इससे भी आपका आंसर और अच्छा रहेगा। तो ये तो हमने क्या कह दिया? होम्स का सहवन ऊर्जा तरंग सिद्धांत। फिर अभी हमने क्या कहा? तो वैगनर ने क्या कहा, उससे हम आगे बढ़े होम्स की तरफ। अब हम क्या करते हैं? इसको पूरा कंक्लूड कर देते हैं, यानी वर्तमान समय में क्या अवधारणा प्रचलित है इसके संदर्भ में, उसकी हम चर्चा एक अगले पैराग्राफ में कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में जो आधुनिक भूगर्भिक अनुसंधान हो रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी थ्योरी कौन सी आएगी? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा को मानती है। वह भी ये कहती है कि महाद्वीपों में गतिशीलता पाई गई थी, जिससे इनका महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा को वो स्वीकार करती है। लेकिन वहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से सुनिए, उसको मैं आपको तो आपने महाद्वीप विस्थापन को क्या कर लिया था? हमने जो होम्स है आपके, होम्स ने सहवन ऊर्जा तरंग सिद्धांत के आधार पर बताया। अब फिर मैंने ये भी कहा कि इसको आगे और अधिक समझाने के लिए आप क्या है, एक तो सागर नित्तर प्रसरण की अवधारणा आएगी और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आएगी। तो मैंने क्या किया है, वीडियो को थोड़ा पॉज करके एक पैराग्राफ लिखा है। ये लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर मैं उसको बोलता तो आप उसको ढंग से नोट नहीं कर पाते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक काम कीजिए, आप पहले इसको पॉज लेकर के इसको नोट कर लीजिए आराम से, साफ साफ। अब ये लिखा हुआ क्या, इसको थोड़ा समझिए। बेसिक चीज़ लिखी है, इसको सुनिए। मैंने क्या कहा कि आपने वैगनर के आइडिया से आपने ये तो बता दिया कि महाद्वीप विस्थापन की अवधारणा वैलिड है। फिर होम्स ने अपने तापीय ऊर्जा तरंग सिद्धांत, जिसमें क्या कहते हैं आप, हॉट जोन से उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा तरंगें जो थी उनके आधार पर समझाया। फिर आगे जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आएगी और सागर नित्तल प्रसरण आएगा तो वहां पर क्या बात की जाएगी, वहां पर देखिए क्या कहेंगे कि वर्तमान समय में अगर बात करें, वर्तमान समय का मतलब हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के संदर्भ में हम बात करें, क्योंकि फाइनल वैलिड थ्योरी तो वही है। तो वर्तमान में महाद्वीप विस्थापन की जगह हम किसको स्वीकार करते हैं, प्लेटों की गतिशीलता को। अब एक बात और ध्यान रखिए, ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जब आएगी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये है क्या। अभी मैं सिर्फ इस पैराग्राफ को लिख रहा हूँ। अगर हो सकता है कि मैं अभी आपको समझाऊं और आपको ये समझ में ना भी आए तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आएगी तब आपको ये निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, कोई तरह की घबराहट नहीं होगी। फिर भी मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप थोड़ा इस पैराग्राफ को देखने से पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसे मैंने क्या कहा कि ये आपका 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसके ऊपर क्या पूरा ठोस भाग है, भूपटल और मेंटल का भाग। तो बेसिकली जो प्लेटें हैं वो क्या है, इसके ऊपर के जो ठोस भाग है उसी से ही निर्मित है, ठीक है ना। आगे में लिखा है, देखो वास्तव में महाद्वीप नहीं अपितु प्लेटों में विस्थापन होता है। प्लेट क्या है, स्थल मंडल। और आप याद कीजिए इस 100 किलोमीटर से ऊपर वाले भाग को मैंने क्या कहा था, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर।
तो प्लेट बेसिकली है क्या? प्लेट स्थल मंडल में स्थित वह ठोस भाग है जिसमें LVZ यानी इस प्लास्टिक दुर्बलता मंडल से उत्पन्न होने वाली ताप ऊर्जा तरंगों के कारण विस्थापन या गति पाई जाती है। बात वही है, इनको प्लेटें नाम दिया जाएगा और गति क्यों पाई जाएगी? ताप ऊर्जा तरंगी है, वो होम्स का सिद्धांत ही प्रयोग किया जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या है? वही सिद्धांत प्रयोग किया जा रहा है, बस वो उन्होंने पेंजिया और इस तरह से बात की, इन्होंने प्लेटों के संदर्भ में बात कर दी। ठीक है, तो गति पाई जाती है, लेकिन प्लेटों का निर्माण क्या है? महाद्वीपीय भूपटल से हुआ है। हम याद कीजिए, महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल, इसलिए प्लेटों की गतिशीलता महाद्वीप विस्थापन की अवधारणा को प्रमाणित करती है, क्योंकि प्लेटों का निर्माण महाद्वीपीय भाग से हुआ है और प्लेटों में गति है, तो एक तरह से क्या है? महाद्वीपों में गति है। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया हो गया। मैं एक दफे वापस बोल देता हूं, जब होम्स ने अपने सहवन ऊर्जा तरंग सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि पेंजिया में किस प्रकार से क्रमिक विखंडन और विस्थापन तापीय ऊर्जा तरंगों के आधार पर होता है, उसके बाद आगे जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आएगी तो उसमें महाद्वीपीय विस्थापन की बात तो की जाएगी, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी जो काम मिलेंगे वो महाद्वीपीय विस्थापन ही लेकर के क्या काम मिलेंगे? प्लेटों की गतिशीलता। ठीक है, उनके द्वारा ये बताया जाएगा कि महाद्वीप नहीं अपितु जो प्लेट हैं उनमें क्या पाई जाती है? गति पाई जाती है। और प्लेट बेसिकली है क्या कि स्थल मंडल जो 100 किलोमीटर से ऊपर का ठोस भाग है, स्थल मंडल में स्थित वह ठोस भाग है जिसमें तापीय ऊर्जा तरंगों, और वो उत्पन्न कहां से हो रही है? LVZ से। तो जिसमें LVZ से उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण गति पाई जाती है। और चूंकि इनका निर्माण महाद्वीपीय भूपटल से हुआ है, इसलिए महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा को क्या है? प्लेटों की गतिशीलता संतुष्ट या वैलिड करती है, प्रमाणित करती है। तो ये आपने ये देख लिया। फिर आगे आप जब सागर नित्तल प्रसरण देखोगे और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करोगे तो वहां आपको एक चीज और मिलेगी कि सागर नित्तल प्रसरण तो कह रहा है कि जो सागर का नित्तल है, बेस जो है, उसमें भी क्या हो रहा है? विखंडन हो रहा है और विस्थापन हो रहा है। ये देखो मैंने क्या लिखा है, परंतु साथ यह तथ्य भी स्वीकार किया जाता है कि महासागरीय नित्तल में भी विखंडन व विस्थापन होता है। इसलिए वर्तमान में आप महाद्वीपीय विस्थापन की जो ओरिजिनल आइडिया है, जो मौलिक अवधारणा, उसको तो स्वीकार करते हो, लेकिन इस संपूर्ण जो अवधारणा है इसकी व्याख्या आप किसके संदर्भ में करते हो? प्लेटों की गतिशीलता के संदर्भ में करते हो। तो इस तरह से जब आपको महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा पूछे तो थोड़ा बहुत आइडिया वैगनर से देते हुए, होम्स के सिद्धांत को समझाते हुए इस पैराग्राफ के साथ आपको इसको समाप्त करना है। मुझे लगता है ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। पुनः दोहरा देता हूं, अगर नहीं भी आया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सागर नित्तल प्रसरण और प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तब ये 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इस लेक्चर को मैं एक बार यहीं फिनिश करता हूं। अब जो अगला काम हमारा होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं? साक्ष्य और प्रमाणों की चर्चा करेंगे। वैगनर के द्वारा दिए गए साक्ष्यों की चर्चा तो हमने कर ली। अब 3, 4, 5 और ऐसे साक्ष्य होंगे जो आधुनिक वैज्ञानिक सोच के आधार पर सही प्रतीत हो रहे हैं, और उसी के आधार पर हम क्या कहेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा को स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, फिर नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, उसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। हालांकि है छोटा टॉपिक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील कर लेंगे। थैंक यू।